हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आज लेके आए हैं करंट अफेयर्स 10 अप्रैल 2025 के। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, द हिंदू हो, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इसके अलावा आप देखें इंडियन एक्सप्रेस, वेरियस जो न्यूज़पेपर हैं जिनमें से यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज उनको उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीलिम्स हो फिर चाहे मेंस हो, दोनों के मिलने वाले हैं। आज से हम उसके वीडियो अलग रखेंगे। ये जो पूरा सेशन है ये पूरा करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स उससे जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को देखेंगे, कुछ मैप की आवश्यकता पड़ी वो देखेंगे। तो सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव करने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें तो आज देखें जो आर्टिकल आज कौन कौन से कवर किए गए हैं। बेसिकली अगर आप देखो, प्रीलिम्स एग्जाम में हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर पहला आर्टिकल है। तो एलिफेंट से जो सिक्योरिटी है, एलिफेंट रिजर्व हैं क्या हैं, उन सबको देखेंगे, समझेंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि उसके एप्लीकेशन और उसकी दिशा में जो कैरियर हैं, कल अलग अलग जॉब जो निकल के आएंगी उनके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में बात हुई है। इसके अलावा आधार अधिनियम को लेकर, जो डाटा प्रोटेक्शन को लेकर जो इशूज़ हैं उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। चौथा आर्टिकल अपार कार्ड से संबंधित है, इसको जानेंगे कि आखिर यह है क्या, क्यों ज़रूरी है। अयोध्या पर्व अभी एक हो रहा है, उसके कुछ मायने हैं, उसको देखेंगे। फिर वित्त मंत्री की ब्रिटेन में एक बैठक चल रही है, आपने देखा होगा, कई दिनों से न्यूज़ है। उसमें कौन कौन से व्यापारिक संबंध को लेकर चर्चा हुई है। अलग अलग जो व्यापारिक संबंध होते हैं, द्विपक्षीय हो, बहुपक्षीय हो, क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते हो, वैश्विक व्यापारिक समझौते हो, सभी को जानेंगे, समझेंगे। फिर राज्यपाल की जो मर्यादाएं हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। कई दिनों से जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयक को लेकर जो मुद्दा बना है वो चर्चा में रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चर्चा पे रही है, वो देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आर्टिकल हैं। साथ ही साथ मेंस में आप देखोगे भारत चीन के संबंध को लेकर एक आर्टिकल है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो बिना किसी देरी की हम स्टार्ट करते हैं। और पहला आर्टिकल जहाँ पर हम चर्चा करेंगे हाथियों की सुरक्षा के बारे में। तो क्या आर्टिकल, अगर आप देखें न्यूज़ क्या है, तमिलनाडु के पेनागरम में हाल ही में हुई एक शिकार की घटना में अवैध वन्य जीव व्यापार को लेकर गंभीर चिंता फिर से जगा दी है। भले ही अधिकारी संरक्षण में प्रगति का दावा करते हैं, लेकिन संगठित अपराध नेटवर्क प्रवर्तन में खामियों के कारण शिकार अब भी गंभीर चिंता बना हुआ है। आपको पता है कि जो हाथी होते हैं उनकी पोचिंग होती है हाथी दांत के लिए, और उसको विदेश में से निर्यात किया जाता है। तो उसको लेकर कई हाथियों की मृत्यु होती है, आए दिन ये देखने को मिलता है। लेकिन सरकार हाथियों की सुरक्षा की दिशा में बहुत सारे कार्य भी कर रही है। इस वजह से क्या है, ये न्यूज़ चर्चा में रही है कि तमिलनाडु में ऐसी घटना भी हुई है। तमिलनाडु अगर आप जानेंगे तो आप पाएंगे 1990 से 2000 के दौर में वीरप्पन जो डकैत थे उसके द्वारा बहुत से हाथियों के दांत को तस्करी किया जाता था और हाथियों को मार दिया जाता, जलाया जाता था। इस सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल है। अब बेसिकली अगर हम स्टैट्स में आएँ और हम बात करें यहाँ पर कि हाथियों की जो भारत में सुरक्षा है उसके बारे में अगर आप बात करें, तो भारत में जो हाथी, अगर आप देखेंगे, भारत में लगभग आप देखें 27 से 28 हज़ार हाथी वर्तमान में एशियन एलिफेंट्स है। और ख़ास तौर पर आप ये जान लीजिए कि भारत में एशियाई एलिफेंट्स ही पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट्स ही पाए जाते हैं, हाँ, एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कि आप देखोगे ये जो 27-28 हज़ार नंबर है ये ओवल, और अगर आप देखो एशियन जो एलिफेंट कैटेगरी है उसमें 60% वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, हाथी जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है भारत का। तो नेशनल हेरिटेज क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु धरोहर के रूप में घोषित किया गया कभी से 2010 में। तो ये तो बात हो गई कि भारत में वर्तमान में क्या स्थिति है। लेकिन अगर आप देखो इससे खतरे क्या क्या खतरे को देखने को मिल रहे, अगर आप देखोगे लगातार निर्वनीकरण बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, हैबिटेट लॉस हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे आपने ऐसी न्यूज़ देखी होगी, हाथियों ने आदिवासियों के घर गिरा दिए। तो ये सारी इशूज़ है। फिर पोचिंग का इशू है, अवैध शिकार की इशू है, ये देखने को समस्या मिलती है। फिर आप देखोगे जो बिजली के तार में फंस जाते हैं हाथी, है ना, ये सब सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से जो तार बनाए जाते हैं और उनमें हाथी फंस जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रेन में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, या रेलगाड़ी से टकराव के कारण हाथियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे तो इशूज़ यहाँ पर चलने को देखने को मिल रहे हैं। अब अगर देखें सरकारी प्रयास क्या चल रहा है, अगर इसके बारे में बात करें तो सरकारी प्रयास में आप पाएंगे कि सबसे पहले तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा। क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसका मकसद था कि हाथियों की जो सिक्योरिटी सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो मानव हाथी संघर्ष है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कम करना प्रयास था। फिर अगर आप देखोगे उसके बाद गज यात्रा अभियान की शुरुआत की जाती है,
कई यात्रा अभियान की शुरुआत 2017 में हुई थी, जो कहीं ना कहीं जन जागरूकता अभियान था कि लोगों को हाथियों की सुरक्षा के बारे में पता चले और हाथियों की सुरक्षा की जा सके, उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। फिर आप देखोगे आयुषियन द्वारा एक प्लान, एशियन एलिफेंट एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। तो आयुषियन द्वारा, तो आप देखोगे एशियन एलिफेंट एक्शन प्लान है ना, एशियन एलिफेंट एक्शन प्लान, तो ये शुरू किया जाता है। फिर आप देखोगे भारत में जो हाथी रिजर्व है उसके बारे में आप देखोगे कि हाथी रिजर्व 30 से ज़्यादा वर्तमान में हाथी रिजर्व हो गए हैं, है ना, हाथी रिजर्व। और सबसे बड़ा इशू क्या होता था कि जो हाथियों के कॉरिडोर की व्यवस्था नहीं थी। अगर हाथियों को एक जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में क्रॉस करना है, चाहे रेलवे का ट्रैक हो चाहे रोड का ट्रैक हो, तो यहाँ दुर्घटनाएं हो जाती थी। तो इसके लिए आप देखोगे 101 से ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर आप देखो क्या प्रयास चला, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पाओगे साइट्स के बारे में आपको पता होगा। कि साइट्स में क्या होता है कि जो वन्यजीव कहीं ना कहीं खतरे में होते हैं, जिन पे कुछ खतरा होता है, उनको साइट्स की वेरियस सूची होती है, 3 उसकी सूचियाँ होती है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। उसमें क्या किया जाता है, रखा जाता है। और जिस जानवर को ज़्यादा खतरा होता है, ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसे साइट्स की सूची 1, अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। तो हाथियों को साइट्स की सूची 1 में रखा गया है, इसका मतलब है कि उसे ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा आपने एक माइक प्रोग्राम के बारे में सुना होगा कि माइक प्रोग्राम क्या है कि मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, की हाथियों को जो अवैध शिकार हो रहा है उसको क्या करना, मॉनिटर करना। तो ये तो बात होगी सरकार क्या प्रयास करेगा। समाज में भी अगर आप देखें जन जागरूकता अभियान हो, शिक्षा का विकास हो, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये तो आर्टिकल हमने देखा किसके बारे में, हाथियों के बारे में। अब अगर आप देखो एक चीज़ और देखते हैं, कि हाथी आरक्षित क्षेत्र कुछ प्रमुख अगर देख लें, आरक्षित क्षेत्र, तो आप देखोगे सबसे पहला अगर हाथी रिजर्व देखो, फर्स्ट पहला हाथी रिजर्व आप देखो, सिंहभूमि हाथी रिजर्व था झारखंड में। तो झारखंड का सिंहभूमि हाथी रिजर्व, झारखंड सिंहभूमि हाथी रिजर्व था। अगर आप देखो कि वर्तमान में सबसे बड़ा कौन था, तो मयूर झरना हाथी रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। तो बड़ा सबसे मयूर झरना करके है, वेस्ट बंगाल में मयूर झरना। तो इस तरह से वर्तमान में कुछ हाथी रिजर्व हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हाथी रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको पता होगा सिंहभूमि जो कि झारखंड में है, दांडेली हाथी रिजर्व के बारे में आपने सुना, कर्नाटक में है। पेरियार हाथी रिजर्व केरल में है। फिर इसके अलावा अगर आप देखो नीलगिरी जो हाथी रिजर्व है तमिलनाडु में है, वायनाड केरल में है। फिर चिराला हाथी रिजर्व आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और हाथी रिजर्व जैसे काजीरंगा कार्बी एंगलोंग जो हाथी रिजर्व असम में है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कामेंग जो हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से क्या बहुत सारे हाथी रिजर्व हैं जो कहीं ना कहीं हाथियों की सुरक्षा संबंधित बात करते हैं। तो ये तो आर्टिकल रहा कि इस पर हाथियों की सुरक्षा संबंधित। कुछ इसमें आप देखें यहाँ पे घटनाएं देखने को मिली, हाल घटना अगर आप देखेंगे तो पेनागरम धर्मपुरी जिले में एक हाथी को मारा गया सबूत मिटाने के लिए। तो ये स्टोरी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। बाद में आप देखो राज्य सरकार ने मामला अपराध शाखा CID को सौंपा और मद्रास उच्च न्यायालय ने दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया। फिर हाथी मृत्यु पर लेखा परीक्षक फ्रेमवर्क, यह प्रणाली 2010 में तमिलनाडु के हाथियों की मौत का रिकॉर्ड रखती है। शिकार कुल मौत का केवल 1% से कम है, लेकिन अप्राकृतिक मौसम इसका हिस्सा 7.5% है। ठीक है, अधिकांश हाथियों में आप देखें जहर देना, वाहनों की टक्कर भी शामिल है। सबसे हाल ही घटना अगर आप देखें 2024 में सत्य नगमलम जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे हुई थी। तो ये इसके बारे में आपको देखना, जो पश्चिम घाट के संगम पर है, जो पूर्वी पश्चिमी घाट के संगम पर अगर आप देखें तो इस रीजन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, जो हाल में चर्चा में रही। संरक्षण बनाम चिंता 2012 में जो हाथियों की संख्या थी वो 4000 थी, 2017 में घटकर 2800 हुई। 2024 में हालांकि फिर से बढ़ के 3000 हो गई है। तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उन्हें और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट बताती है कि FIR में हाथी दांत खरीदारों को शामिल न करने और रिपोर्टिंग में कमी आई है। कहीं वन क्षेत्रों में मेघमलाई, वलपराई, नीलगिरी, कोयम्बटूर और थेनी को रेड फ्लैग किया गया है। फिर अंतर्राज्यीय संगठित शिकार 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 शिकार मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। नीलगिरी में सक्रिय सीमा पार शिकार गिरोह को लेकर वन अधिकारियों को सतर्क किया गया। उत्तर भारत में तेंदुआ शिकार से जुड़े समूह भी शामिल हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हाथी रिजर्व की। तो ये आर्टिकल हमने आज देखा। फिर आप बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान में एक संभावशाली करियर है, तो इससे संबंधित आर्टिकल है। अब अगर आप बात करें, गिव मी अ सेकंड, अब जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात है। जैव प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है। अब ये है क्या, जैव प्रौद्योगिकी क्या है कि जैविक जीवों और प्रणालियों का उपयोग करके उत्पादों का विकास या निर्माण करने की प्रक्रिया है। तो जैविक जो जीव कह सकते हैं, उनमें क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उनके साथ टेक्नोलॉजी को लिंक करना और उससे क्या है विशेष प्रकार का निर्माण करना।
यह बहुविषयक क्षेत्र, जैसे स्वास्थ्य है, कृषि है, पर्यावरण है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में व्यापक उपयोग है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे पहले प्राचीन समय जो पुराने समय के गेहूँ थे और जो हाइब्रिड गेहूँ हैं, हाइब्रिड चावल, हाइब्रिड जो फसल बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखो जेनेटिकली उनको क्या किया जा रहा है, जो उनका बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और उसे क्या किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है और नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी, जो कहीं ना कहीं हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट, हर जगह क्या है उपयोग में आ रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल और कृषि क्षेत्रों में। वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती प्रासंगिकता के कारण यह विज्ञान के छात्रों के लिए उज्ज्वल करियर विकल्प के रूप में बना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो जैव प्रौद्योगिकी जो कैरियर उसको लेके है, अगर आप देखेंगे जो टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या टाइप होते हैं, तो आप देखेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी है जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल संबंधित होती है, फिर वाइट एंड ग्रे टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल से संबंधित होती है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर्स को इंडिकेट करती है, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डाटा को इंडिकेट करती है। तो ये एक क्रम मिलाने के लिए आया था, सही जोड़ी मिलान करने के लिए आया था, इसलिए आपको याद रखना है। फिर ब्लू जो बायोटेक्नोलॉजी है मरीन या समुद्री जो जीव हैं, पर्यावरण से संबंधित है। येलो या पीला जो बायोटेक्नोलॉजी है फूड प्रोडक्शन संबंधित है। वायलेट जो है गवर्नेंस एंड इथिकल कंसिडरेशन संबंधित है और डार्क वॉरफेयर से संबंधित है। तो ये अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें हो गई जो हमने यहाँ पे देख समझ ली। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात हो रही कि जैव प्रौद्योगिकी जो कैरियर क्यों चुने, तो बात होती है कि अनुसंधान हो, चाहे फार्मा हो, जेनेटिक्स हो, अनेक कैरियर का भी मार्ग खुले हुए हैं, लगातार जिस समय विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरियर की शुरुआत की जा सकती है। एमबीबीएस का विकल्प है उन छात्रों के लिए जो उपयुक्त नीट में सफल नहीं हो पाए हैं और गैर मेडिकल क्षेत्र में संभावनाशील करियर चाहते हैं। इसके अलावा वैश्विक मांग हो रही है, बायो इंजीनियर्स, आणविक, जीव वैज्ञानिक और जेनेटिक साइंस की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। विज्ञान में वैकल्पिक करियर विकल्प जैसे फार्माकोलॉजी, दवा निर्माण, नैदानिक परीक्षण और नियामक सेवाओं से जुड़ा क्षेत्र है, फिर इसमें भी नौकरी भूमिकाएं हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में भी नौकरी को, डायग्नोटिक्स हो, वैक्सीन रिसर्च हो, पब्लिक हेल्थ हो, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि कार्य हो रहा है। फिर बायोमेडिकल साइंस के बारे में अगर आप बात करें तो बायोमेडिकल साइंस हो, फिर कृषि प्रौद्योगिकी, तो हर जगह कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रही है। फिर उसके अलावा विशेषज्ञ की राय है कि जो डीबीटी और विराग जैसी योजनाओं के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और जैव अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़, तो कहीं ना कहीं आप देखें इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। हालांकि इसके चैलेंजेस भी हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, पानी देखा। अगला आर्टिकल बात कर रहा है आधार कानून को व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम को अनुरूप संशोधित करने के बारे में। अब ये बेसिकली क्या आर्टिकल है, आप अगर सीधी सी बात में आसानी समझे तो सबसे बड़ा इस टाइम टॉपिक क्या बन चुका है, डिजिटल सिक्योरिटी बड़ा टॉपिक बन चुका है। ठीक है, अब अगर आप बात करो डाटा सिक्योरिटी के बारे में, तो आधार कार्ड का हाल ही में जब डाटा लीक हुआ तो एक बड़ा मुद्दा बन के आया कि डाटा सिक्योरिटी क्या भारत में सुनिश्चित हो पा रही है, क्या सरकारी एजेंसियों के पास डाटा सेफ है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। फिर उसके बाद वोटर लिंक का इशू उठा कि वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर आई को आधार कार्ड से लिंक करना है या नहीं करना है ये निजी फैसला होना चाहिए, इसको बात नहीं किया जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो महाराष्ट्र का जो मामला था जहाँ पर आप देखेंगे कि 30 लाख से ज़्यादा नए नामांकन हुए वोटर आईडी में, उसमें यह जांच करना कि किसकी मृत्यु हो गई उनको बाहर करना है ना, और फर्जी वोटर आईडी बन रही है उनको हटाना, इन सब का इशू ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय जो IT मंत्री अश्विनी वैष्णव है उन्होंने UIDAI को निर्देश दिया कि वह एक संशोधित आधार कानून तैयार करे, है ना, आधार ऐसा कानून तैयार करे जो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन DPDP 2023 के अनुरूप हो। यह कदम भारत में निजता और डाटा संरक्षण के बदलते मानकों के अनुरूप आधार ढांचे को बनाने की दिशा में है। यह घोषणा नई दिल्ली में आधार संवाद के दौरान की गई। तो यह तो बात हो रही है किसकी, डाटा के प्रोटेक्शन के लिए जो बिल आया है। अब देखिए डाटा पर क्या हो रहा है कि अनाधिकृत पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे हैकर्स हो, क्रैकर्स हो, फिर दुर्भावनापूर्ण जो वो क्या कर रहे हैं डाटा पर एक्सेस अपनी पा रहे हैं। पिछला डाटा ब्रीच के इशूज बहुत देखने को मिल रहे हैं। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका जो केस आया था वहाँ पे आपने देखा था कि डाटा किस तरह से लीक हुआ। फिर फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारे अटैक देखने को मिल रहे हैं कि जालसाजी से पैसा एक दूसरे के रूप में ट्रांसफर कराना। हाल ही में आप देखोगे कॉल आप करते हो तो तुरंत आपको देखने को सुनने को मिलता है कि किस तरह से मोबाइल में क्या मैसेज आना है, क्या आपको रिप्लाई करना है नहीं करना है, ये सारी बातें देखने को मिलती है। फिर रैंसमवेयर अटैक देखेंगे, आपकी जो रिश्वत से रिलेटेड आपके फ़ोन से ही आपका डाटा चला गया और उसी के बदले आपसे रैंसम मांगा जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ तो आपको यहाँ पे लगातार देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे, अब अगर आप बात करें
उसके अलावा बात करें तो डाटा सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं आधार अधिनियम 2016 जब लागू हुआ, जब भारत में कोई विस्तृत डाटा सिक्योरिटी जो स्ट्रक्चर नहीं था। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण जो अधिनियम 2023 में आया और नागरिकों की जानकारी को संभालने के लिए संगठनों की जिम्मेदारी को तय करता है। तो बेसिकली ये जो अधिनियम इसलिए बनाया गया कि अगर सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन सरकार को करना होगा, सरकार ने आधार कार्ड का डाटा दिया तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आधार कार्ड का डाटा है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करे। उसके लिए यह डाटा अधिनियम आया, 2023 आया। यह अधिनियम भारत की एक संरचित स्वदेशी निजता नीति की ओर बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यह तो बात होगी डाटा सिक्योरिटी की। अब डाटा सुरक्षा बिल को डिकोड करना। अब देखिए डाटा सुरक्षा बिल से संबंधित है, उपभोक्ता के लिए इसका क्या अर्थ है। सहमति के बाद ही किसी इकाई द्वारा डेटा को संसाधित या साझा किया जा सकता है। अर्थात मैंने अगर एग्री दिया, मैंने अगर सहमति दी है तभी मेरे डाटा का उपयोग हो। मेरी बिना जानकारी के, मेरी बिना अनुमति के डाटा का उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करना। सभी डाटा को 3 श्रेणी के अंदर वर्गीकृत किया जाए: सामान्य डाटा, संवेदनशील डाटा, महत्वपूर्ण डाटा। सामान्य डाटा में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका नाम है, आपके बारे में आपके पिता का नाम क्या है। फिर संवेदनशील डाटा में आपका आधार नंबर क्या है ना, आपकी वोटर आईडी और ये सारी चीज़। महत्वपूर्ण में अगर आप देखें आपका डीएनए और ये सारी रिलेटेड जो है ये भी आ जाती हैं। अब देखिए सरकार नियम की भूमिका। सरकार के पास कंपनियों से किसी भी उपयोगकर्ता का गैर व्यक्तिगत डाटा प्राप्त करने की शक्ति होगी। इसके अलावा विधेयक में कहा गया कि सभी वित्तीय और महत्वपूर्ण डाटा को भारत में संग्रहित किया जाना चाहिए, यह भी कहा गया सरकार द्वारा। इसके अलावा संवेदनशील डाटा को भारत में संग्रहित किया जाना है, लेकिन सहमति से इसे बाहर संसाधित किया जा सकता है। इसका मतलब जो संवेदनशील डाटा है या डीएनए रिलेटेड जो डाटा है उसे भारत में ही रखा जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। लेकिन अगर भारत सरकार सहमति देती है या तो लोग जिसका डाटा है उसकी भी वहाँ पर सहमति अनिवार्य है, तो फिर क्या किया जा सकता है, उसे बाहर संशोधित किया जा सकता है। कंपनियों को क्या करना होगा, सोशल मीडिया कंपनी उपयोगकर्ता के लिए एक स्वैच्छिक सत्यापन प्रक्रिया तैयार करेंगे। ठीक है। सहमति के बिना डाटा साझा करने पर 15 करोड़ और वैश्विक टर्नओवर का 4% जुर्माना लगेगा। ये तो प्रावधान है। इसके अलावा डाटा उल्लंघन या निष्क्रियता पर 5 करोड़ या वैश्विक टर्नओवर का 2% जुर्माना लगेगा। ये तो बात होगी डाटा संरक्षण से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप देखें संशोधन की आवश्यकता है। मौजूदा आधार कानून में डीपीडीपी अधिनियम के व्यापक प्रावधानों के तहत आवश्यक निजता सुरक्षा शामिल नहीं है। अब देखिए डीपीडीपी में तो ऐसे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन क्या आधार सिक्योरिटी से संबंधित जो कानून है उसमें उन प्रावधानों को भी शामिल नहीं किया गया, तो उसे लिंक करने की आवश्यकता है। साथ ही मंत्री ने यह कहा कि आधार ढांचे को डीपीडीपी अधिनियम के मानकों के अनुरूप विशेष रूप से डाटा उल्लंघन, जवाबदेही, सहमति आधारित डाटा प्रोसेस संशोधित किया जाना चाहिए। मंत्री वैष्णव ने कहा कि संशोधित आधार कानून को उपयोगकर्ता की पहुंच समावेशी बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए ध्यान। नवाचार, एक नया डिजाइन तैयार किया गया आधार मोबाइल ऐप प्रस्तुत किया गया जो सार्वजनिक परीक्षण के बाद लॉन्च किया जाएगा। आगामी अधिसूचना, डीपीडीपी अधिनियम के ड्राफ्ट कार्यान्वयन नियम अंतिम चरण में है और जल्द ही जारी किए जाएंगे। हालांकि हमारे पास एक स्वदेशी आधुनिक कानून ढांचा आधार कानून को डीपीडीपी अधिनियम में सापेक्ष समन्वित किया जाना चाहिए। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे डाटा को लेकर बहुत सारे खतरे जो हैं, डाटा थेफ्ट है या डाटा चोरी है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, डीप फेक न्यूज़ से रिलेटेड जो डाटा थेफ्ट है। इसके अलावा डार्क वेब एक्टिविटीज़ हैं, तो साइबर बुलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या भारत ने और कोई प्रयास किया डाटा सिक्योरिटी को लेकर, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो डीपीडीपी जो अधिनियम है वो आपने देखा 2023 है। इसके अलावा अगर आप देखो IT एक्ट आया था, IT एक्ट आपको पता होना चाहिए कि IT एक्ट 2000 में आया था सबसे पहले, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सिक्योरिटी है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए गाइडलाइन इसने दी थी। फिर अगर आप देखोगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, यह डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप देखो सर्टिन नामक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। कि मेंस के लिए आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भारत ने डाटा प्रोटेक्शन की दिशा में कौन से प्रयास किए हैं, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। सर्टिन अगर आप देखोगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ये है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये तो हो गए नीतिगत कदम सरकार ने उठाए थे। अगर आप देखें मेंस में जब भी आप लिखें तो आपको जो सरकार कदम है, नीतिगत कदम है, तकनीकी उपाय क्या किए गए हैं, यह भी आप दे सकते हैं कि तकनीकी उपाय के बारे में अगर बात करें, तकनीकी उपाय के बारे में। साइबर स्वच्छता केंद्र की बात हो रही है तो साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए जाने चाहिए। केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर I4C के बारे में आपने सुना होगा, तो I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना हो। फिर साइबर कंट्रोल पेट्रोलिंग हो। उसके अलावा डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क हो। तो ये तो प्रयास किए जा रहे हैं। फिर ग्लोबली अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है डाटा सिक्योरिटी की दिशा में,
बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो कि डाटा सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। इसके अलावा अपने क्वाड का अगर आप देखें, क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप है, क्वाड में भी इस दिशा में लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया और यूरोप का एक अलायंस है, इंडो EU डिजिटल पार्टनरशिप है, इंडियो EU डिजिटल पार्टनरशिप है। साथ ही साथ G20 की समिट में हाल में भी डिजिटल जो इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप है उसमें डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रयास किए गए थे। जन जागरूकता की दिशा में भी आप कर देखेंगे, जन जागरूकता दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, या साइबर हाइजीन कैंपेन हो, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव हो, है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, तो ये सारे प्रयास डाटा सिक्योरिटी दिशा में किए जा रहे हैं। अब जैसे कई प्रश्न आता है कि आज के डिजिटल युग में डाटा एक नया ऑयल है और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी एक कहीं ना कहीं इशू बनता है, उनको इस पर आप टिप्पणी कीजिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। फिर आप ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि डिजिटल सिक्योरिटी या डाटा प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने हालिया में क्या प्रयास किए हैं और कहाँ तक सफल रही है, आलोचनात्मक परीक्षण किए, तो इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं इसमें से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आर्टिकल बात कर रहा है अपार के बारे में। अपार के बारे में अगला आर्टिकल बात कर रहा है, तो आप देखेंगे अपार क्या है। बिहार के, हालांकि ये BPSC स्पेशल आर्टिकल है, तो इसे हम BPSC वाले टॉपिक में देखेंगे, है ना। अगला आर्टिकल यहाँ पर हम देख लेते हैं अयोध्या पर्व के बारे में। अयोध्या पर्व 2025 IG NCA श्रद्धा संस्कृति 3 दिवसीय पर्व मनाया जा रहा है। अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन 11 से 13 अप्रैल 2025 तक इंदिरा गांधी कला केंद्र में किया गया था। यह कार्यक्रम अयोध्या की समृद्ध आध्यात्मिक संस्कृति कलात्मक परंपराओं प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि अयोध्या न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संत, बुद्धिजीवी, नीति निर्माता, कलाकार शामिल होंगे। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे, एक तरह से अयोध्या में एक पर्व मनाया जा रहा है जिसमें वेरियस आर्ट्स के, वेरियस कल्चर्स के और अलग अलग जो ट्रेडिशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। यह महोत्सव रामायण परंपराओं, तुलसीदास का साहित्यिक छाप, मंदिर स्थापत्य, लोक प्रदर्शन कलाओं का उजागर करता है। ये सारी बातें यहाँ पर होनी है। पहला मुख्य विशेषता यहाँ पर आप देखेंगे, पहले दिन क्या होना है, 11 अप्रैल को आप देखेंगे पद्मश्री वासुदेव कामत द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर कला प्रदर्शनी है। ये सुंदर कांड का आयोजन है, बड़ी है अयोध्या जैसी दर्शकी का आयोजन। दूसरे दिन क्या प्रोग्राम होंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। UPSC में ऐसे पॉइंट्स वाइज चीज़ें नहीं पूछती है, पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल हमने इसके बारे में देख लिया। फिर अगला आर्टिकल आता है, बात करता है वित्त मंत्री ने भारत ब्रिटेन FTA को लेकर दोनों पक्षों में सकारात्मकता व तत्परता दिखाई है। अब अगर आप बात करोगे, भारत ब्रिटेन आर्थिक संवाद चल रहा है और 13वां संस्करण यहाँ पर चल रहा है जो लंदन में हो रहा है। वित्त मंत्री UK चांसलर रेचल रिप्स से मुलाकात हुई। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यहाँ पर साझेदारी की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आप देखें। अगर आप सबसे पहले बात ये आप समझ लीजिए, जो व्यापारिक समझौते होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। व्यापार समझौते कई प्रकार के होते हैं, उनमें से अगर आप देखें कुछ होते हैं द्विपक्षीय समझौते। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ होते हैं क्षेत्रीय समझौते, कुछ होते हैं बहुपक्षीय समझौते। अब द्विपक्षीय समझौते में अगर आप देखोगे बेसिकली अगर तो जैसे इंडिया UAE है, इंडिया UAE का सेपा है। फिर अगर आप देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ECTA है। ECTA किसका? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। फिर आप देखोगे CEPA किसके बीच है? CEPA अगर आप देखो इंडिया जापान के बीच है, इंडिया मॉरिशस के बीच है, मॉरिशस है ना, फिर जापान है, इसके बीच CEPA हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या द्विपक्षीय समझौते हैं। फिर अगर आप देखोगे क्षेत्रीय समझौते के बारे में, अगर आप देखो क्षेत्रीय समझौते जैसे साफ्टा हो गया, साफ्टा के बारे में आपने पढ़ा होता है, सार्क देशों के बीच था। फिर ASEAN इंडिया FTA, ASEAN के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये क्षेत्रीय समझौते हो गए। फिर आपने देखा होगा बिम्स्टेक FTA है, ये क्षेत्रीय समझौता हो गया। तो इस तरह से इंडिया EU FTA तो ये क्षेत्रीय समझौते होते हैं। और भी बहुपक्षीय समझौते होते हैं जिनमें आप जानते होंगे कि WTO, जिसमें 164 के आसपास देश कहीं ना कहीं आपस में व्यापारिक जो नियम है इस पर बात करते हैं। फिर G20 के बारे में आप देखोगे बहुपक्षीय समझौता है। फिर ब्रिक्स है, क्वाड है, ये सारे कहीं ना कहीं बहुपक्षीय समझौते के रूप में दिखाई देते हैं। अगर आप बात करें हाल ही में, अगर आप देखेंगे हाल ही में भारत क्या है कि UK के साथ FTA के बारे में चर्चा चल रही है, जो 2022 से फिर से एक्टिव हो गया है। अगर आप देखें भारत ब्रिटेन आर्थिक व वित्तीय संवाद EFT वित्त व्यापार निवेश संबंधों चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है। 2021 में चल रही भारत ब्रिटेन FTA प्रक्रिया का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना, आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। इस सत्र में व्यापार, निवेश, रक्षा, साझेदारी, वित्तीय सहयोग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य विशेषताएं अगर आप देखें, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना हो, पेटीएम एम्फेसिस में 400 बिलियन यूरो मिलियन का निवेश करना हो,
फिर औद्योगिक सहयोग देखें, रक्षा औद्योगिक रोड मैप तैयार करना है, उसमें अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। रक्षा निर्माण में आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय करना, संयुक्त औद्योगिक रणनीतियों को बनाना, तो ये सारी दिशा में लगातार यहाँ पे प्रयास किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र में अगर आप देखें तो औद्योगिक रणनीति में साझेदारी है, कर सुधार की बात करना, हरित प्रणाली की बात करना, अवैध वित्तीय प्रवाह पर अंकुश लगाना, द्विपक्षीय वित्तीय सेवा का विस्तार करना। फिर तो ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है, जो निर्मला सीतारमण और जो ब्रिटेन के हैं रेचल रिव्स, उनके बीच सारी बातें चल रही हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे व्यापारिक समझौते जिसके बारे में आप देखेंगे, जैसे CAP है तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला जाता है। फिर आप PTA के बारे में आपने सुना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसे भी हम किसी दिन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है राजभवन की सीमाएं। तमिलनाडु संबंधित एक हालिया फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संवैधानिक सीमाओं को परिभाषित करती है। यह निर्णय विशेष रूप से अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर स्वीकृति देने के संदर्भ में लिया गया। देखिए, अनुच्छेद 200 के बारे में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है, कोई जो विधेयक है वो विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल को क्या करना है उस विधेयक के लिए, उसके लिए जो शक्तियाँ अनुच्छेद 200 में दी गई हैं, या तो वो बिल को रोक सकता है, या तो बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या तो राष्ट्रपति को दे सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर राज्यपाल बहुत समय ले रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ पर समय सीमा के अंतर्गत कार्य करिए। आपके पास अगर आपको लौटाना है 3 महीने के अंदर लौटाइए, राष्ट्रपति के पास भेजना है तो 1 महीने के अंदर भेजिए। कल हमने काफ़ी डिस्कस किया था इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से, तो आप उस वीडियो को भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो हाल में ये चर्चा देखने को आई, कहीं ना कहीं राज्यपाल क्या कर रहा है, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है अनुच्छेद 200 की, तो मैंने आपको यहाँ पे देख लिया कुछ राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। और हम देख लें अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत राज्यपाल को जिन कृत्यों को निष्पादित करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है वह अपने विवेकानुसार करेगा। वहीं 163(2) बात कर रहा है, यदि किसी विषय पर प्रश्न उठता है कि यह विषय राज्यपाल के विवेकानुसार कार्य करने हेतु उचित था या नहीं, इस संदर्भ में राज्यपाल द्वारा विवेकानुसार किया गया कार्य विनिश्चित अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य को विधि संबंधी मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। तो राज्यपाल के अगर आप देखें विवेकाधीन शक्तियाँ यहाँ इस बारे में यहाँ पर दिखाई देती हैं। फिर अगर आप देखोगे कुछ और चीज़ें, शक्ति का दुरुपयोग, और इसके बारे में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि लोकतंत्र मानदंडों के विपरीत राज्यपाल कार्य नहीं कर सकता। न्याय की स्पष्टता देखें आप 8 अप्रैल 2024 को जस्टिस BR गवई और MR शाह ने कहा कि चुनी हुई विधानसभा सरकार का सम्मान होना चाहिए, राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र कानून बनाने का अधिकार है, साथ ही साथ राज्यपाल बिना कारण विधेयक को निश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं। BN राव ने उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचित राज्यपालों की सिफारिश की थी। ये सारी चीज़ें। सरदार पटेल 1947 की संविधान समिति ने केंद्र से स्वतंत्र, निष्पक्ष और अनुभवी राज्यपालों का समर्थन किया। सरकारी आयोग ने भी कहा कि राज्यपाल को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। तो ये सारी बात यहाँ पर दी गई हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, असीमित विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो बेसिक बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल बात करेगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही की मौद्रिक नीति घोषणा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को 6.7 से घटाकर 6.5 कर दिया। यह निर्णय वैश्विक घरेलू चिंताओं को देखते हुए लिया गया और ऐसा माना जा रहा है कि जो GDP वृद्धि जो 6.7 होती थी अब कहीं ना कहीं 6.5 होगी। तो ये तो अनुमान है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब अगर आप देखें RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने नीति ब्याज दर को 25% अंक घटा दिया है, 25 आधार अंक घटा दिया है और दृष्टिकोण का तटस्थ से बदलकर समर्थक कर दिया है, तो एकोमोडेटिव कर दिया है, जो आर्थिक विकास के प्रति असहयोगी अधिक सहयोगी रुख दिखाई देता है। तो ये तो बात होगी किसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ने अभी हाल में जो किया है। अब अगर आप बात करो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगर आप देखें टोटल 6 सदस्यीय निकाय है, उर्जित पटेल कमेटी द्वारा जिसे रिकमेंड किया गया था और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उसका कार्य यह था कि भारत में रेपो रेट तय करना, ठीक है, उसके लिए एक वैधानिक संस्था बनाई गई जिसे 2016 में गठित किया गया। साथ ही साथ उसका कार्य क्या था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को भी संतुलन करना। तो यह क्या कार्य है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कार्य, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य अगर आप देखें RBI के होते हैं और 3 सदस्य होते हैं केंद्र सरकार के होते हैं। अब इसमें एक अध्यक्ष भी होता है, शक्तिकांत दास थे अध्यक्ष थे, है ना। RBI अगर आप देखें तो जो इसके अलावा अगर आप देखें केंद्र सरकार इन सदस्यों की नियुक्ति करती है। अब अगर वोटिंग की बात हो तो अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर क्या कर सकता है, आखिरी वोट दे सकता है। यहाँ पर 3-3 अगर वोट होता है तो गवर्नर यहाँ पर अंतिम वोट दे सकता है, तो दोबारा भी वोट दे सकता है। ठीक है, अगर इसके देखें कार्य देखें तो पॉलिसी रेट हो या रेपो रेट तय करना हो, रेपो रेट को तय करना हो, मुद्रास्फीति को टारगेट करना हो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये हर 2 महीने में बैठक होती है इसकी, और जहाँ पर ये टारगेट किया जाता है कि जो मुद्रास्फीति है
वो 4 ±2% के आसपास ही होनी चाहिए, अर्थात मुद्रास्फीति 2% से लेकर 6% के बीच में वेरी करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आरबीआई एक्ट में 1934 में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो इस बारे में वह क्या करती है। फिर फैसला अगर आप देखें यहाँ पर कि जो कास्टिंग वोट का निर्धारण कौन करता है, तो कास्टिंग वोट का निर्धारण आरबीआई के गवर्नर करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बारे में अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा और क्या यहाँ पे था आरबीआई के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी हिल्टनियन कमीशन की सिफारिश के आधार पर, जो बैंक के काम का जो वैधानिक आधार प्रदान करता है। कार्य अगर आप देखिए स्थानीय मामलों में केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, मौद्रिक नीति तैयार करना, करेंसी जारी करना, विनियमन करना, केंद्रीय बोर्ड समय समय पर सौंपे गए कार्य को निष्पादन करना। उद्देश्य बैंक नोट के मुद्दे को विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता हासिल करने की दृष्टि में मुद्रा भंडार बनाए रखना। तो ये तो हो जाते हैं आरबीआई कार्य। इसका मुख्यालय अगर आप देखें मुंबई में है, वह इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं अगर आप देखें जीडीपी में जो कटौती है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वैश्विक अनिश्चितता देखने को मिल रही है, वित्तीय बाजारों में स्थिरता बढ़ रही है। फिर अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ बढ़ा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जीडीपी कम हो सकती है ना। ग्रामीण मांग कमजोर हो रही है, अगर आप देखें उपभोक्ता की जो डिमांड कम हो रही है, जिससे उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा, तो कहीं ना कहीं जीडीपी कम होगी। फिर निजी निवेश में कमी देखने को मिल रही है, कोविड-19 के बाद अभी नीचे ही चल रहा है। तो ये सारी इशूज जिसकी वजह से जीडीपी में कटौती की गई है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव जीडीपी पर 0.2 से 0.3% का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। फिर आप देखेंगे क्षेत्रीय विशिष्ट प्रभाव, यहाँ पर माल निर्यात, भारत की जीडीपी माल निर्यात का योगदान 21 से 46% है। फिर कपड़ा, ऑटोमोबाइल के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में गिरावट हो रही है। खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। फिर हाल की नीतिगत जो प्रवृत्तियाँ हैं, आरबीआई 2025 में दरों में कटौती की नीति बनाए रख सकता है। वैश्विक रुझान इस ओर इशारा करें कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की संभावना है। मुख्य आर्थिक अनुमान भी यहाँ पर बताए दे रहे हैं। सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2025 3.6 रिकॉर्ड की गई थी। कोर मुद्रास्फीति अगर आप देखें स्थिर बनी हुई है। तो ये सारे इशूज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मुख्य परीक्षा में अगर आप देखें भारत और चीन संबंध में आर्टिकल था जो बात करता है कि भारत चीन संबंध तनाव अभी भी बना हुआ है। हिमालय क्षेत्र में चीन का आक्रामक रूप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका दबदबा जारी भू राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। अगर आप देखेंगे भारत चीन का जो तनाव है, कहीं ना कहीं 1964 में अगर आप देखें जब दलाई लामा ने भारत में शरण ली, उसके बाद क्या हुआ, चीन का जो रुख है आक्रामक हुआ भारत के प्रति। हालांकि भारत ने और उसके बाद उसने लद्दाख में लगातार अपने जो कार्य जारी रखे और बाद में 1962 में युद्ध दिखाई देता है जिसमें भारत की हार होती है और बाद में हालांकि युद्ध विराम घोषित किया जाता है। फिर 1967 में फायरिंग, तो भारत को जो चीन के बीच जो सीमा विवाद है लगातार चलता आ रहा था। 1975 हो, फिर चाहे 1987 हो, 2017 में डोकलाम का मामला आपने देखा होगा कि 73 दिनों तक सेनाएं आमने सामने थी। फिर 2020 में गलवान में हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी जहाँ पे चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। तो ये सारे इशू लगातार चलते रहते हैं जिसका कहीं ना कहीं व्यापार है, हर जगह निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। मुख्य विशेषताएं अगर आप देखें सीमा झड़प के बारे में आप बताया, हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताया कि ब्रिक्स में हालांकि पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई और चीन से बेहतर संबंधों की बात हुई। वहीं अगर आप देखें सीमा में भी 2+2 डायलॉग चल रहे हैं कि लगातार क्या हो कि जो तनाव है उसको कम किया जा सके। भारत की जीडीपी में अगर आप देखें तो जो रक्षा बजट है वो चीन तिगुना भारत के रक्षा बजट से खर्च करता है, जिससे कहीं ना कहीं भारत चीन के पास इसका एडवांटेज है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें अगर सीमा पे तनाव रहता है तो व्यापार में जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि भारत की जीडीपी का अधिकांश खर्चा या भारत की अर्थव्यवस्था का अधिकांश खर्चा रक्षा के क्षेत्र में लगता है। फिर तकनीकी व आधुनिक हथियार की तैयारी के बारे में देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, भारत लगातार मिसाइलों पर काम करता है। कहीं ना कहीं जो चीन का डिफरेंस है और वो है इसमें मददगार होता है, कहते हैं कि बढ़ावा देता है। रणनीतिक फ्रेमवर्क अगर आप देखें तो चीन पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और रूस से अच्छे संबंध बना रहा है। हिंद महासागर में अपनी मजबूत पकड़ प्रयास कर रहा है, इसलिए भारत को भी हिंद महासागर और फिर क्वाड में क्या एलायंस बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इंडो पैसिफिक को क्या किया जा सके, चीन के डोमिनेंस से हटाया जा सके, चीन का जो प्रभाव है चीन सागर में उसको हटाया जा सके दक्षिण चीन सागर में। अमेरिका चीन भारत का त्रिकोण अगर आप देखें, अमेरिका और चीन के बीच तनाव के चलते भारत पश्चिम के करीब आ गया है, लेकिन इसे अमेरिका पर अत्याधिक निर्भरता से बचते हुए अपनी स्वतंत्र रणनीति पर ध्यान देना चाहिए और लगभग ऐसा ही हो रहा है। भविष्य की दिशा चीन के बयान में भारतीय हाथी के साथ नृत्य की परीक्षा जैसे प्रतीकात्मक वर्ग अगर आप देखेंगे, अभी हाल में हुआ कि जो भारत के व्यक्तित्व से डिलीवरी बॉय की तरह दिखाया गया था, तो कुछ ऐसे इशूज़ वगैरह लगातार देखने को मिलते रहते हैं। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिया। फिर आज का लास्ट आर्टिकल बात कर रहा है लोकतंत्र व संघवाद परिसीमा पर बहस। अगर आप देखेंगे परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से सीटों का निर्धारण होता है लोकसभा विधानसभा में। और अगर आप देखें 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि सन 2000 तक सीटों को फिक्स कर दिया जाएगा। फिर 84वां संविधान संशोधन होता है और इसकी अवधि 2000 से 2026 कर दी जाती है। अब 2026 में ऐसा मानना है कि परिसीमन होगा और इस परिसीमन का जो फायदा है अगर आप देखोगे जो ज़्यादातर उत्तर भारतीय राज्यों को मिलेगा, वहाँ पे सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिससे हमारे संघवाद को कमज़ोर हो सकता है। और संघवाद अगर आप देखेंगे कहने का मतलब ये होता है कि जो वेरियस गवर्नमेंट्स जो अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग
जो सरकारी प्राधिकरण है वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं, राज्य है, केंद्र है ना, लोकल अथॉरिटी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्षेत्राधिकार का विभाजन, संवैधानिक प्रत्याभूत। तो भारत में संघवाद है, क्योंकि आप देखेंगे राज्य और केंद्र की अलग अलग शक्तियाँ, पंचायत की अलग शक्तियाँ, उनके अलग अलग वित्त स्रोत हैं, किसी की निर्भरता किसी पर पूर्णता नहीं है। तो संघवाद इसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परिसीमन के बारे में हम बात करें, 81(2) में प्रावधान है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के वितरण का प्रावधान है। फिर मैंने जो आर्टिकल के बारे में बताया वो यहाँ पर है, जो मैंने संशोधन के बारे में बताया। फिर अगर आप देखो मुख्य विषय 2 चरण है, राज्यों के बीच सीटों का आवंटन करना, प्रत्येक राज्य के भीतर के निर्वाचन क्षेत्रों पर वितरण करना। सपोज करिए अगर ये एक राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सीट बढ़ा के 500 कर दी जाती है, फिर अंदर किस किस सीट को, कौन कौन से क्षेत्रों की किस सीट में रखा जाएगा, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है। जनगणना पर बहस है कि किस जनगणना को आधार मानना चाहिए। अगर 2021 की जनगणना को आधार मानते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के राज्यों को सीट मिल सकती है, दक्षिण भारतीय राज्यों को सीट ना मिलेगी, और मिलेगी तो 1-2 ही मिल सकती है, वो भी कम भी उन्हें मिल सकती, कम भी हो सकती है। तो ये सारी इशूज़ हैं। वोट मूल्य में असमानता, यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को यहाँ पे ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। फिर कुछ यहाँ पे स्टैट्स अगर आप देखेंगे 17 से 24 तक राज्यों के बीच वोट मूल्य बहुत बड़ा अंतर रहा है। तो ये सारी ये चैलेंज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे संघवाद में चिंताएं देखने को मिल रही है, तो एक नया दृष्टिकोण या एक नई अप्रोच को भी अपनाने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो ये आज के आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो इसके प्रश्न उत्तर हैं और मेंस के, प्रीलिम्स के, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।